नमस्ते दोस्तों। आज हम सभी बायोलॉजी में हमारा अब यहाँ पे 12th के अंदर जो चैप्टर नंबर 2 है, हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है मानव जनन। तो इस चैप्टर के अंदर हमें मानव के अंदर जनन की जो लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है, इसके बारे में हम लर्न करेंगे। और इस चैप्टर को हम अगर डिवाइड करना चाहें तो 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। निषेचन के पहले की घटनाएं, निषेचन और निषेचन के बाद की घटनाएं। तो इस तरह से ये चैप्टर हमारा इन 3 हिस्सों में डिवाइड होता है। अच्छा, और आज हम जो लर्न करने वाले हैं, तो आज हम लर्न करने वाले हैं यहाँ पे वृषण के बारे में। ठीक है। अच्छा, तो वृषण जो हमें अब यहाँ पे देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है नर में। अच्छा, और नर में भी ये इनके शरीर के बाहर पाया जाता है। तो इसकी पोजीशन क्या होती है, तो हम लिखते हैं, तो ये नर में उदर गुहा के बाहर एक विशिष्ट थैली होती है, जिसे हम कहते हैं वृषण थैली, उसके अंदर सुरक्षित होता है। तो इसकी पोजीशन क्या होती है, हम लिखेंगे उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा के बाहर वृषण थैली में। कहाँ भाई, तो वृषण थैली के अंदर हमें यहाँ पे वृषण जो होगा वो देखने को मिलेगा। इसको जरा हम थोड़ी सी अब एक छोटी सी ड्राइंग से हम समझें। अगर हम बात करें कि अब यहाँ पे ये इस तरह से वृषण है, ऐसे हमने ये ड्रॉ करा कि ये वृषण है। अच्छा, तो वृषण नर में इनके शरीर के बाहर पाया जा रहा है। तो हम देखते हैं नर में इनकी उदर गुहा के बाहर एक तरह की त्वचा होती है। इस त्वचा को हमने नाम दिया है वृषण थैली। तो यह जो संरचना है, इसे हमने नाम दिया वृषण थैली। और इसी के अंदर हमें एक जोड़ी वृषण जो होगा वो देखने को मिलता है। अच्छा, अब इसका एक कारण और होता है कि ये अब नर में वृषण इनके शरीर के बाहर क्यों पाया जाता है ना। तो हम यहाँ पे याद रखेंगे कि वृषण जो है, इसका कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। तो भैया वृषण का कार्य क्या है, तो वृषण का कार्य होता है शुक्राणु निर्माण करना। अच्छा, तो अब यहाँ पे शुक्राणु निर्माण के लिए वृषण का तापमान मानव के शरीर के तापमान से कम 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो शुक्राणु निर्माण के लिए वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए भाई। तो यहाँ पे वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इस चीज़ को हम यहाँ पे किस तरह से अचीव कर सकते हैं, तो इस चीज़ को अगर हम क्या करें कि हम वृषण को भैया अब नर में उनके शरीर के बाहर रखा जाए, तो उस समय इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। और यहाँ पे शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया आसानी से हो पाएगी। और यही एक कारण होता है कि वृषण नर में इनके शरीर के बाहर या फिर उदर गुहा के बाहर वृषण थैली में सुरक्षित रहता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे ध्यान देते हैं कि ये संरचना है हमारी वृषण। अच्छा, और वृषण जो होता है, तो वृषण अनेक खंडों में बटा हुआ, ये एक तरह की बटी हुई संरचना होती है ना। और इन खंडों की संख्या होती है 250, और इन खंडों को हम नाम देते हैं वृषण पालिका। तो इन खंडों का नाम है वृषण पालिका। और यह जो वृषण पालिका है, इसकी संख्या होती है 250। तो प्रत्येक वृषण में वृषण पालिका की संख्या कितनी, तो प्रत्येक वृषण में वृषण पालिका की संख्या हमें देखने को मिलती है 250। इन वृषण पालिकाओं के भीतर हमें कुछ यहाँ पे इस तरह की नलिकाएं देखने को मिलेंगी, जो कि काफ़ी कुंतलाकार होती हैं। और इन नलिकाओं को हम नाम देते हैं शुक्रजनक नलिका। तो इन नलिकाओं का नाम है शुक्रजनक नलिका। और यह जो शुक्रजनक नलिका होती है, ये किसी भी एक वृषण पालिका में इनकी संख्या
1 से लेके 3 हो सकती है। तो किसी एक विषणपालिका में शुक्रजनक नलिकाओं की संख्या कितनी हो सकती है भाई? तो 1 से लेके 3। इसका ये मतलब है कि सपोज कि हो सकता है भाई किसी एक विषणपालिका में इसकी संख्या 1 ही हो और किसी के अंदर 2 हो, और ऐसा भी हो सकता है कि किसी विषणपालिका के अंदर इनकी संख्या अब यहाँ पे 3 हो सकती है। तो शुक्रजनक नलिकाएं प्रत्येक विषणपालिका में 1 से लेके 3 हमें देखने को मिल सकती है। अच्छा, अब यह जो शुक्रजनक नलिका होती है, इसी के अंदर अगर हम देखें तो हमें 2 प्रकार की अब यहाँ पे कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। तो शुक्रजनक नलिका के अंदर हमें 2 प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलेंगी। इन कोशिकाओं को हम नाम देते हैं नर जर्म कोशिका। तो इन कोशिकाओं को हमने नाम दिया है नर जर्म कोशिका, और एक दूसरी कोशिका है जिसे हम नाम देते हैं सर्टोली कोशिका। तो एक कोशिका का नाम है नरजर्म कोशिका और दूसरी कोशिका का नाम होगा सर्टोली कोशिका। यहाँ पर जो नरजन्म कोशिकाएं होती हैं, इनका क्या कार्य है, या फिर सर्टोली कोशिका का क्या कार्य है, एक बार फिर से हम यहाँ पे देखते हैं। अच्छा, अगर हम इसी ड्राइंग को हम यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ करें तो हम यहाँ पे देख पाएंगे कि इस तरह से सपोज के मानिए अब यहाँ पे ये जो नलिकाएं हैं, इन नलिकाओं को हमने नाम दिया शुक्रजनक नलिका। तो ये हमारे पास नलिकाएं हैं और इन नलिकाओं का नाम है यहाँ पे शुक्रजनक नलिका। तो ये हो गई हमारी शुक्रजनक नलिकाएं। अच्छा, और हमने कहा है इस शुक्रजनक नलिका में 2 कोशिकाएं हैं, 2 प्रकार की कोशिकाएं भाई, एक नरजन्म कोशिका है और दूसरी सर्टोली कोशिका। तो इनके किनारे पर इस तरह से हमें अब यहाँ पे कुछ कोशिकाएं देखने को मिल सकती हैं और इन कोशिकाओं को हम नाम देंगे नरजर्म कोशिका। अच्छा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ये जो नरजर्म कोशिका होती हैं, ये किसी भी नर में केवल यही ऐसी कोशिकाएं हैं जो अर्धसूत्री विभाजन करती हैं। तो नरजर्म कोशिका क्या करेगी भाई? तो ये अर्धसूत्री विभाजन करेगी, और अर्धसूत्री विभाजन से हमें पता होना चाहिए कि अब युग्मक का निर्माण होता है, और जो नर में नर युग्मक पाए जाते हैं इनका नाम है शुक्राणु। तो नरजन्म कोशिकाओं का कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। तो इस तरह से इनका कार्य होता है शुक्राणु का निर्माण करना। और इसी तरह से अगर हम बात करें कि जो सर्टोली कोशिका होती हैं, तो सर्टोली कोशिका का कार्य है विकासशील शुक्राणु को पोषण देना। तो इनका कार्य होता है यहाँ पे विशालशील शुक्राणु को पोषण देना। ठीक है, देखिए अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इनमें विभाजन हुआ, तो इनमें विभाजन होने के बाद के जो पहले जो कोशिकाएं बनती हैं, तो ये तो सामान्य कोशिका की तरह रहेंगी, है ना। तो ये अब यहाँ पे पूरी तरह से शुक्राणु होते नहीं हैं, तो शुरुआत में हम इन्हें कहते हैं शुक्राणु प्रसु। और यह जो शुक्राणु प्रसु होते हैं, तो वो शुरुआत में यहाँ पर हमें इस तरह से ये जो रेड कलर से हम बना रहे हैं, तो ये हम मान लें भाई कि ये वाली जो कोशिकाएं हैं, ये कोशिकाएं हैं हमारी सर्टोली कोशिकाएं। तो ये सर्टोली कोशिकाओं से क्या होते हैं कि ये शुक्राणु प्रसु जुड़े हुए होते हैं, और इन्हीं सर्टोली कोशिका से शुक्राणु प्रसु पोषण प्राप्त करते हैं और आगे जाके इनके अंदर विभेदन होता है, और उसके पश्चात यह शुक्राणु प्रसु अब धीमे धीमे विभेदित होकर एक तरह से शुक्राणु का निर्माण करते हैं, जिसके अंदर हमें शीर्ष, फिर बीच में मध्य भाग, और आगे जाके हमें इस तरह से पुंछ देखने को मिलेगी। तो इस तरह से शीर्ष, मध्य भाग और पुंछ अब इसके अंदर विकसित होते हैं, और ये कार्य होता है हमारी सर्टोली कोशिका का। तो इस बात को हम यहाँ पे अच्छे से ध्यान देंगे। तो हमने यहाँ पे सीखा कि नरजन्म कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और यह आगे जाके शुक्राणु का निर्माण करती है, और जो सर्टोली कोशिका है इनके अंदर इनका कार्य होता है विकासशील शुक्राणु को पोषण देना। अब यहाँ पे अगली बात हम ध्यान देंगे कि जैसे ये यहाँ पे 2 शुक्रजनक नलिकाएं हैं, इन दोनों शुक्रजनक नलिकाओं के बीच की जो खाली जगह होती है, इसे हम लिखते हैं अंतराली अवकाश।
इसे हम नाम देंगे अंतराली अवकाश। और ये जो अंतराली अवकाश होता है इसी को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। अंतराली अवकाश क्या है? दो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच के अवकाश को हम कहते हैं अंतराली अवकाश। और इस अंतराली अवकाश में हमें हमें अब यहाँ पे कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं भाई। तो अंतराली अवकाश में हमें कुछ क्या देखने मिल रही हैं? कुछ कोशिकाएं देखने मिल रही हैं। और इन इन कोशिकाओं को हमने नाम दिया है अंतराली कोशिका। तो हमने इन्हें नाम दिया अंतराली कोशिका। अच्छा, अंतराली कोशिका का एक और नाम होता है जिसे जिसे हम लिखेंगे लीडिंग कोशिका। तो हमने इसी को नाम दिया है लीडिंग कोशिका। तो अंतराली कोशिका का एक और अब यहाँ पे नाम है जिसे हमने नाम दिया है लीडिंग कोशिका। और अगर हम ध्यान दें तो इन लीडिंग कोशिकाओं का एक विशिष्ट कार्य होता है और यह कार्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि हम यहाँ पे याद रखेंगे। तो इनका कार्य होता है एंड्रोजन अथवा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। तो इनका काम है यहाँ पे एंड्रोजन अथवा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करना। तो हमने अब यहाँ पे सीखा भाई कि दो शुक्रजनक नलिकाओं के बीच को हमने लिखा अंतराली अवकाश। और इस अंतराली अवकाश में कुछ विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं हैं। इन कोशिकाओं को हमने नाम दिया अंतराली कोशिका अथवा लीडिंग कोशिका। और यह जो अंतराली कोशिकाएं होती हैं वो एंड्रोजन अथवा टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करती हैं, जो एक तरह से नर जातीय अंतःस्राव है और ये नरपन के सभी लक्षणों को प्रेरित करता है। तो ये हो जाता है हमारा पार्ट कौन सा? तो ये हो जाता है हमारा पार्ट वृषण की संरचना। अच्छा, वृषण की संरचना हम जब भी हम पढ़ते हैं तो हम यहाँ पे कुछ इनके अंदर से जो नलिकाएं निकलती हैं इनके बारे में भी हम कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। तो पहले मैं इन नलिकाओं के मैं नाम लिखता हूँ और ये आपको याद रखनी है। जैसे जैसे कि हमने अब यहाँ पे हम बात करें भाई कि ये हमारी शुक्रजनक नलिका है। शुक्रजनक नलिका के बीच में एक तरह का अवकाश होगा, मतलब कि अब जैसे नलिका है तो बीच में खाली जगह होगी ना, तो इस खाली जगह को हमने नाम दिया ल्यूमेन। तो जो भी शुक्राणु यहाँ पे विकसित होंगे वो इसके मध्य में रहे ल्यूमेन में से आगे की तरफ जाएंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारे पास कि ये जो नलिकाएं हैं तो ये शुक्रजनक नलिकाएं हैं। अब ये शुक्रजनक नलिकाएं ये आपस में जुड़ती हैं, है ना। कि अगर हम बात करें कि हमारे पास यहाँ पे इस तरह से ये नलिकाएं हैं और ये नलिकाएं आपस में एक दूसरे से क्या करेंगी भाई? जुड़ेंगी। और जब ये नलिकाएं आपस में जुड़ती हैं तो शुरुआत में ये निर्माण करती हैं वृषण जालिका का। और जो वृषण जालिका होती हैं तो अनेक वृषण जालिकाएं आपस में जुड़ेंगी, मतलब कुछ वृषण जालिकाएं यहाँ से आएंगी, कुछ यहाँ से, और ये सभी वृषण जालिकाएं आपस में जुड़ के यहाँ पे शुक्र वाहिकाओं का निर्माण करती है ना। तो शुरुआत में जब हमारे पास यहाँ पे शुक्रजनक नलिका, उसके बाद ये है वृषण जालिका, और जब वृषण जालिकाएं आपस में जुड़ेंगी तो वो बनाएंगे शुक्र वाहिकाएं। और शुक्र वाहिकाएं आपस में जुड़कर वृषण के बाहर एक तरह की संरचना बनाती हैं, और इस संरचना को हम कहते हैं अधिवृषण नलिका। तो यहाँ पे ये जो नलिका बनेगी तो वो बनेगी अधिवृषण नलिका। तो इसको जरा हम यहाँ पे ठीक से समझते हैं कि अब यहाँ पे इसका मुख्य कार्य क्या है। तो अगर मैं बात करूं कि हमारे पास यहाँ पे ये इस तरह से 1 2 और ये 3, ये तीनों जो नलिकाएं हैं इन नलिकाओं को हमने नाम दिया शुक्रजनक नलिका। और ये तीनों जो नलिकाएं हैं ये क्या करेंगी कि ये आगे जाकर आपस में जुड़ेंगी। यह तीनों नलिकाएं आगे जाकर आपस में जुड़ेंगी, और जब ये नलिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ जाएंगी तो हम इस संरचना को हम लिख सकते हैं क्या? तो इस संरचना को हम लिखेंगे वृषण जालिका। तो हमने इस नलिका को हमने लिखा भाई शुक्र जनक नलिका। और यहाँ पे जो शुक्रजनक नलिका है ये आपस में जुड़ रही हैं, तो इसके इस हिस्से को हम
हम यहाँ पे लिखेंगे वृषण जालिका, और इसका इंग्लिश में नाम होता है रीट टेस्टिस। तो हमने इसे नाम दिया वृषण जालिका। और इसी तरह से अनेक वृषण जालिकाएं, इसी तरह से अनेक वृषण जालिकाएं। तो यहाँ पे भी क्या होगा कि प्रत्येक जो अब यहाँ पे वृषण पालिकाएं हैं उनमें से अब अलग अलग तरह से अब यहाँ पे क्या होंगी कि ढेर सारी वृषण जालिकाएं आएंगी, और यह वृषण जालिकाएं आगे जाकर एक दूसरे से जुड़ेंगी। तो यहाँ पर हमारे पास यह जो वृषण जालिकाएं हैं, ये वृषण जालिकाएं आपस में एक दूसरे से जुड़ेंगी, और जुड़ने के बाद ये बनाएंगी शुक्र वाहिकाएं। तो हमने यहाँ पे नाम दिया, इन्होंने क्या बना लिया, इन्होंने बना ली यहाँ पे शुक्र वाहिकाएं। तो ये सीक्वेंस हमें याद रखना है, क्योंकि ये सीक्वेंस एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जैसे शुक्रजनक नलिकाएं आपस में जुड़ के क्या बना रही हैं, वृषण जालिका जुड़ के क्या बना रही हैं, शुक्रवाहिका। और ये शुक्रवाहिका आगे जाकर ये ओपन होती है किसके अंदर, तो आगे जाके ये ओपन हो जाती है हमारे अधिवृषण में, अधिवृषण के अंदर। तो ये जो एक सीक्वेंस है ये हम याद रखेंगे, ये कई बार एमसीक्यू में या फिर अन्य प्रकार के क्वेश्चंस में हमसे पूछा जा सकता है। तो सीक्वेंस क्या याद रखना है कि हमारे पास शुक्रजनक नलिकाएं हैं, वो आपस में जुड़ के वृषण जालिका, और वृषण जालिकाएं जुड़ के शुक्रवाहिका, और अंत में अधिवृषण का निर्माण होता है। और इस तरह से हमने अब यहाँ पे हमारा जो टॉपिक वृषण है आज हमने यहाँ पे खत्म किया।